खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अरे तेरे भाई को लड़कियों की कमी है क्या? तेरे भाई के आगे पीछे लड़कियां यूं यूं घूमती हैं। दानियाल को यूनिवर्सिटी जाते हुए एक पुराना दोस्त मिल गया था और हस्बे मामूल दानियाल उसके सामने शौकियां मार रहा है। यार तुम में ऐसी क्या खासियत है कि तुम इतनी लड़कियां सेट कर लेते हो, आखिर कैसे? दानियाल ने जेब से ऐनक निकाल कर आंखों पर लगाई और फिल्मी हीरो की तरह स्टाइल मारता हुआ बोला, चेक कर अपने भाई की खूबसूरती और ले चेक कर इंग्लिश ब्लडी नॉनसेंस अनएजुकेटेड पीपल्स। दोस्त हैरानगी से दानियाल को देख रहा है। अब तू ही बता, इतने सोने और पढ़े लिखे लड़के साथ कौन लड़की सेट नहीं होगी? दानियाल मुस्कुराते हुए बोल रहा है। दोस्त हैरानगी से, यार फिर तो तुम्हारे काफी पैसे खर्च हो जाते होंगे ना? इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता दानियाल का फोन बजने लगा। अरे रुक, अब ये कौन है? हेलो, ओ मरियम तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। आई एम वेरी हैप्पी थैंकफुल टू यू। या नहीं मरियम जान, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, बस कुछ मसरूफियात हैं, कल को मिलेंगे। यू नाउ आई हैव मच मोर वर्क नाउ डेज। अच्छा मिलते हैं फिर, इस बार तुम अपनी दोस्त को साथ मत लाना। यू नो आई डोंट लाइक दी गर्ल्स। दानियाल का दोस्त हैरानगी से दानियाल को फोन पर बात करते देख रहा है। ओके जानो, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय, सी यू सून। हाँ हम कहाँ थे? दानियाल मोबाइल जेब में रखते हुए बोला। दोस्त वो मैं पूछ रहा था कि काफी पैसे लग जाते होंगे। पैसे? क्या बात कर दी यार, तेरे भाई को पैसे लगाने की क्या जरूरत है, लड़कियां हैं ना। दानियाल हंसते हुए बोला। हैं सच्ची? नौकर यार। दोस्त हैरानगी से। इतने में दानियाल का स्टॉप आ जाता है। यार रुक तो सही, अपना कोई पता तो दे यहाँ का। अच्छा ये बता फिर कब मिलेगा तू? दानियाल बस से उतरने के लिए दरवाजे पास पहुंचकर अपने दोस्त की आवाज सुनकर रुक गया। आई थिंक आई ओकाइट्स लिटिल सॉरी इन दी मॉर्निंग। दानियाल बिलबड़ा कर उतर गया। दोस्त हैरानगी से सोच रहा है कि ये क्या कह दिया इसने, और दानियाल भी बस से नीचे से उतरते उतरते सोच रहा है कि ये मैंने क्या कह दिया। दानियाल 19 साल का नौजवान लड़का है जिसको यूनिवर्सिटी आए कुछ ही माह हुए हैं। दानियाल के दोस्तों और गांव वालों की नजर में दानियाल की 10-12 गर्लफ्रेंड्स हैं। अब गांव वालों का भी क्या कसूर? दानियाल गांव वालों को बताता ही इतने कॉन्फिडेंस से था। हकीकत में दानियाल की गर्लफ्रेंड तो दूर, दानियाल के डिपार्टमेंट में भी दूर दूर तक कोई लड़की ना थी। बेचारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था। दोस्तों में शौकियां मारने के लिए वो मन गढ़ंत किस्से कहानियां सुनाता रहता था। इंग्लिश की 4 लाइनों को रट्टा मारा हुआ था, वो भी आधी गलत। अक्सर मोबाइल को अलार्म लगा कर रखता था कि अलार्म बजने से वो फोन पर किसी लड़की से बात करने का नाटक कर सके। रब्बा आज कोई सोनी कुड़ी सेट करवा दे। नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया। रब्बा तू ऐसा कर, आज कोई सोनी कुड़ी दिखाई दे, इतना तो बनता है ना। दानियाल यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचकर हमेशा की तरह दुआ कर रहा है। आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आपके सिवा इस दुनिया में हमारा है ही कौन? तानिया कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बोली। मौत से हम कभी भाग नहीं सकते, वो मुकर्रर वक्त पर आकर ही रहेगी, तो क्यों ना शान से मरा जाए। जिशान बेड पर बैठा चाय पीता हुआ बोला। क्या शान से मरना यही है कि एक जमीन के छोटे से हिस्से की जंग लड़ते लड़ते अपनी फैमिली को रोता छोड़ देना? तानिया दरवाजा और लाइट्स बंद करके जिशान के करीब बैठ चुकी है। कमरे में छोटी लाइट चलने की वजह से हल्की हल्की रोशनी है। तानिया बात जमीन की नहीं है, इस मुतनाज़ जमीन से कई गुना ज्यादा जमीन तो पहले ही हमारे पास है। असल लड़ाई अना और जिद की है। जिशान चाय का कप खत्म करते हुए बोला। तानिया जिशान का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए बोली, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप ये जिद क्यों नहीं छोड़ देते? हमें जमीन की नहीं आपकी जरूरत है। तुम चाहती हो कि मैं इस दुश्मनी को छोड़कर अपनी आइंदा वाली नस्लों के सामने बुज़दिल बन जाऊं? जिशान तानिया की तरफ देखते हुए बोला। दुश्मनी खत्म करना बुज़दिलों की नहीं बल्कि अक्लमंदों की निशानी है। अगर आप आज ये दुश्मनी खत्म करेंगे तो आइंदा आने वाली नस्लें इस आग से बच जाएंगी। तानिया समझाने के अंदाज में जिशान से बोली। मौत के डर से सुलह कर लेना ये हमारे खून में शामिल नहीं। मेरे बाप दादा ने अपनी जवानियां और हमारी माओ बहनों ने अपने जवान बेटे और भाई इस दुश्मनी की नजर किए हैं,
ताकि लोग बाजवा खानदान को बुज़दिल न समझें। ज़ीशान गुस्से से बोला, आखिर क्यों? फजर भी तो आप ही का खून है, मगर वो इस दुश्मनी को खत्म करना चाहती है। जहां सिंधु खानदान ने आपके बाप दादा को कत्ल किया, वहीं फजर के बाप दादा भी कत्ल हुए। सुल्तान बाजवा सिर्फ आपके बाप नहीं थे, फजर के भी बाप थे। फैजान बाजवा सिर्फ आपका भाई नहीं था, फजर का भी भाई था। मगर फजर समझदार है, वो समझ चुकी है कि इस रास्ते पर सिवाय कत्ल और गारत के कुछ बाकी नहीं है। तानिया अपने शौहर को समझाते हुए बोली। तानिया अपने शौहर ज़ीशान की आंखों में गुस्सा देखकर अंदर से डर रही है। बेड पर बैठे उसकी टांगे कांप रही हैं। फजर अभी बच्ची है, उसे दुनियादारी का क्या पता, उसे दुश्मनी और दुश्मनी निभाने का क्या पता। 20-22 साल की लड़की और मैच्योर लड़की में फर्क होता है। वो इमेच्योर है, वो समझ जाएगी। फजर के नाम पर ज़ीशान का लहजा कुछ नर्म हो गया था, क्योंकि ज़ीशान अपनी बहन फजर को जान से भी अजीज रखता है। तानिया, अरे बाबा, आप अपनी बहन को इतना लाडला रखते हैं तो उसकी बात क्यों नहीं मानते? मेरी ना सही, उसकी ही मान लो, छोड़ दो ये दुश्मनी। मैं जानता हूँ वो ये दुश्मनी कभी नहीं छोड़ सकती। वो इस बहादुर माँ की बेटी है जिसने अपने शौहर सुल्तान बाजवा के कत्ल के बाद 10 साल दुश्मनी को चलाया और सिंधु खानदान की हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ज़ीशान बाजवा कुछ सोचने के बाद मूंछों को ताव देता हुआ बोला, मान जाए ना प्लीज। तानिया ज़ीशान की गर्दन में बाहें डालते हुए बोली, इसके अलावा कोई और बात किया करो। 2 खानदानों की अना की जंग में तुम खामोश ही रहो तो बेहतर है। ज़ीशान बेड पर लेटते हुए बोला, यार आप कितनी बोर हैं। जिंदगी में सोने के अलावा भी इतने काम होते हैं। मुझे तो लगता है आपकी जिंदगी का मकसद ही सोना है। फरीहा यूनिवर्सिटी से वापस आते ही अलीजे को शीशे के सामने खड़ी देखकर बोलने लग गई, अरे तुम क्या जानो जो मजा सुकून सोने में है। अलीजे शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही है। फरीहा ने अपना बैग उतारा और अलीजे के पास आकर उसके बालों में हाथ फेरती हुई बोली, जितनी आप हसीन है ना, आपके 5-7 बॉयफ्रेंड तो बनते हैं और आप हैं कि सोने से ही फुर्सत नहीं। अरे इकट्ठे 5-7, बेशरम, तादाद ही कम कर लो। अलीजे बाल बनाते बनाते फरीहा की तरफ देखती हुई बोली, हाँ ना आपी, कोई तो होना चाहिए, आप तो बहुत ही बोर हैं। फरीहा शिकवा करती हुई बोली, अभी मैं बोर हूँ, अगर कोई होता तो बर्बाद होती। अलीजे मुस्कुराती हुई बोली, क्या मतलब बर्बाद? फरीहा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाते हुए बोली, हाँ ना, बर्बाद ही होती, मुझे भी तुम्हारी तरह छुप छुप कर कपड़े चेंज करने पड़ते। अलीजे हंसते हुए बोली, कि क्या मतलब आपी, मैं तो। फरीहा जल्दी से बाहर आई और हैरानगी से बोली। फरीहा के चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अलीजे ने फरीहा की गर्दन से दुपट्टा हटाया और फरीहा की गर्दन पर बने बोसों के निशानात की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं इसी उम्र से गुजरकर यहाँ तक पहुंची हूँ, मुझे सब पता है कि कब लड़कियां गले से दुपट्टा नहीं सिरकने देती। फरीहा की नजरें झुक गई और वो बहाने बनाने लगी, वो आप ही ये निशान तो दुपट्टा रगड़ने से नहीं, खींचने से बने हैं। फरीहा सारी रात फोन पर बातें करती हो, उसके नखरे बर्दाश्त करती हो, उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखती हो, उसके मुताबिक खुद को डाल लेती हो, पता नहीं क्या क्या, सिर्फ सुकून के लिए। मगर देखो, मुझे ये सुकून ऐसे ही मुयस्सर है, एकदम आजाद, ना फिक्र, ना टेंशन, ना ब्रेकअप, ना पैचअप। अलीजे फरीहा के चेहरे का जर्द हो चुका रंग देखकर टॉपिक चेंज करते हुए बोली, फरीहा खामोश। अच्छा जाओ, अब जल्दी से चेंज कर लो, फिर तुम्हें इस बोर लड़की साथ खाना खाने में भी तो जाना है ना। अलीजे मुस्कुराते हुए बोली। फरीहा खामोशी से वॉशरूम में घुसकर सोचने लगी कि मेरी गर्दन पर बने निशानात का पता आप ही को कैसे चला। फरीहा 18 साल की लड़की है जो फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है, मगर 4 माह में 8 बॉयफ्रेंड बदल चुकी है। एकदम चालाक लड़की। फरीहा का शुमार यूनिवर्सिटी की उन लड़कियों में है जो खुद किसी लड़के को सेट करने के चक्कर में होती हैं। आ जाएं, मैं यहाँ हूँ। हरम दाऊद का हाथ खींचकर उसे चारपाई पर लेटाते हुए आस्तगी से बोली। दाऊद एक दिन बाद ही शहर से वापस लौट आया था। बस आज की रात निकाल लो, कल से तुम खुले बिस्तर पर लेटा करोगी। दाऊद हरम के साथ चारपाई पर लेटते हुए बोला। उनके घर फर्नीचर के नाम पर 2 चारपाइयां ही तो थीं, एक पर दाऊद और हरम और दूसरी पर दाऊद की माँ। पता नहीं इन खुले बिस्तरों पर नींद आई या ना, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ शहर जा रही हूँ। हरम दाऊद के साथ लेटती हुई बोली। अरे बाबा, पक्का जाएंगे। मैंने बात की थी बाबूजी के घर किचन के काम के लिए, एक औरत की जरूरत है, तो बस मैंने कहा मैं हरम को ही लाऊंगा। वो लोग भी मान गए। दाऊद लंबा सांस लेते हुए बोला, चलो ये भी शुक्र है,
कसमें मैं तो यहाँ अकेली रह रह कर बोर हो गई थी, हरम शिकवा करते हुए बोली। अच्छा जी, तो फिर आज तुम्हारी बोरियत दूर ना कर दूं? दाऊद साथ लेटी हरम के बाजू पर चुटकी काटते हुए आस्तगी से बोला। हरम अपने शौहर दाऊद की जो मानी बात का मतलब समझ चुकी थी, इसलिए तो घूमकर अपने शौहर के ऊपर आ गई थी। कर देना बोरियत दूर, इतने दिन हो गए हैं पहले ही, हरम दाऊद के चौड़े सीने पर लेटते हुए बोली। दानियल यूनिवर्सिटी कैंटीन में बैठा आंखें फाड़ फाड़ कर लड़कियों को देख रहा है कि शायद कोई घास डाल ही दे। अरे भाई सुना, कैसा है? मैं ठीक हूँ। अरे भाई टाइम ही नहीं मिलता, यू नो आई एम बिजी पर्सन। बस यार तेरी भाभी साथ बैठा हूँ, बर्थडे पार्टी है ना उसकी। दानियल के दोस्त का फोन आ चुका था और हस्बे मामूल उसकी शोगियां शुरू हो चुकी हैं। एक्सक्यूज मी, एक जनाना आवाज दानियल को सुनाई दी। दानियल की सांसें रुक सी गई। एक्सक्यूज मी, रब्बा ये मुझे ही बुला रही हो? दानियल ने दिल में दुआ की और घूमकर अपने पीछे देखा। क्या आप बता सकते हैं कि फीस सेक्शन डिपार्टमेंट किस तरफ है? लड़की ने दानियल को अपनी तरफ देखते हुए बोला। दानियल फोन कान को लगाए हैरत से लड़की को देख रहा है। हेलो, आप ठीक हैं? लड़की ने दानियल की हालत भांप ली थी। हाँ हाँ, एक मिनट। दानियल ने फोन बंद किया और लड़की की तरफ मुखातिब होते हुए, क्या कहा आपने? दानियल की आवाज में थोड़ी कपकपाहट आ चुकी है। यूनिवर्सिटी में पहली दफा कोई लड़की दानियल से मुखातिब थी। लड़की ने लंबा सांस लिया और फिर से पूछा। वो मैं पूछ रही थी कि क्या आप बता सकते हैं कि फीस सेक्शन किस तरफ है? फीस सेक्शन वो आप यहाँ से लेफ्ट लें और फिर आप। दानियल कुछ सोचते हुए बोला। वो खुद भूल चुका था कि फीस सेक्शन डिपार्टमेंट किस तरफ है। अच्छा, लेफ्ट और फिर आए, मैं आपको वहां तक छोड़ आता हूँ। दानियल अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोला। आप ऐसे ही समझा दे, मैं चली जाऊंगी। नहीं, वो ऐसे समझ नहीं आएगी ना। दरअसल ये यूनिवर्सिटी बहुत विंगी टेढ़ी है। दोस्तों में तेज तेज इंग्लिश झाड़ने वाला दानियल अब सही से उर्दू भी नहीं बोल पा रहा। क्या मतलब? वो हैरानगी से। वो चले आए, मैं आपको वहां तक छोड़ आता हूँ। नहीं, रहने दे, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। वो लड़की अब वहां से आगे बढ़ चुकी थी। दानियल दौड़कर उसके पीछे पहुंचा। मैं इसी पास से जा रहा, मेरा मतलब मैं इसी तरफ जा रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। लड़की आगे आगे तेज कदमों से चलने लगी। दानियल उसके पीछे पीछे जाने लगा। भाई ये फीस सेक्शन किस तरफ है भला? यहाँ से सेकंड लेफ्ट और फिर फर्स्ट लेफ्ट के बाद तीसरी बिल्डिंग। पक्का ना वही है? हाँ वही है। दानियल जल्दी से एक और लड़के से फीस सेक्शन का एड्रेस पूछकर लड़की के बराबर पहुंच गया। हाँ, यहाँ से लेफ्ट लें। लड़की तेज तेज जा रही है। दानियल लड़की के पीछे पीछे एड्रेस समझा रहा है। यहाँ से राइट और फिर सामने। नहीं, यहाँ से लेफ्ट। लड़की मुस्कुरा कर पीछे देखती हुई बोली। हाँ, यहाँ से भी लेफ्ट ही था। दानियल आस्तगी से बोला। वो एक बार फिर एड्रेस भूल गया था। लड़की फीस सेक्शन के सामने रुकी और दानियल की तरफ पलट कर बोली। बहुत शुक्रिया मिस्टर। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही यही है, लोगों की मदद करना। दानियल बालों में हाथ डालते हुए बोला। भाई बड़े वेले किस्म के इंसान है आप तो। लड़की बनावटी सा मुंह बनाकर बोली। नहीं, अब इतना भी वेला नहीं हूँ, किसी की मदद करता हूँ, इसमें ही सारा दिन गुजर जाता है, मतलब जो अच्छा लगे उसकी। दानियल अपनी घबराहट पर काबू पा रहा है। हाँ, जिस तरह आप मदद करते हैं सारा दिन तो गुजर ही जाता होगा। लड़की फीस सेक्शन में जाने के लिए पलटी और सीढ़ियां चढ़ने लगी। लोग मुझे दानियल कहते हैं। दानियल पूरा कॉन्फिडेंस जमा करके बोला। सीढ़ियां चढ़ती लड़की लम्हे भर के लिए रुकी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते, लोगों का काम है कहना, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। नहीं, मेरा नाम दानियल है। दानियल हकलाते हुए बोला। अच्छा, फिर तो कसूर आपका अपना है, कोई अच्छा सा नाम रख लेते। दानियल शॉक। यार क्या लड़की है ये, पूरी एटम। दानियल की आंखें खुली की खुली। बाय द वे माय नेम इज फरीहा एंड लोग जो भी कहते हैं आई डोंट केयर। फरीहा सीढ़ियां चढ़ने लगी। अच्छा जी। दानियल सीढ़ियों के सामने ही बैठा सोच रहा है कि ये लड़की क्या एटम है। जबरान सिंधु बड़े से हाल में कुर्सी पर बैठा झूल रहा है। नौकरों और गार्ड्स की फौज हाथ बांधे खड़ी है। किसी की मजाल नहीं कि सांस भी ऊंचा ले सके। क्या सोच रहे हो बेटा जबरान? एक 70 साला ज़ईफ बूढ़े ने खामोशी तोड़ते हुए जबरान से पूछा। जबरान ने एक नजर उस बूढ़े शख्स की तरफ देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े पिस्तौल को साफ करते हुए बोला। सोचना क्या है मामा जी, सोचने का वक्त तो गुजर चुका, अब तो करने का वक्त है। जबरान की आवाज में गुस्सा और दबदबा था।
खामोश हवेली में गूंजती आवाज ने सामने खड़े गार्ड्स और नौकरों पर मजीद खौफ पैदा कर दिया। ज़ईफ बूढ़ा शख्स अपनी कुर्सी से उठा। तुम और क्या करने चाहते हो? 2 जानों के बदले 2 जानें ले चुके हो, अब बस करो। ज़ईफ बूढ़ा शख्स जिब्रान के पास पहुंचकर उसकी कमर थपथपाता हुआ बोला, मामा जी, एक कत्ल के बदले एक कत्ल, ये दुनियावी असूल है। जिब्रान अपने असूल खुद बनाता है। मेरा बाप और बहनोई कत्ल हुए हैं। अब जब तक बाजवा खानदान का एक एक मर्द कत्ल नहीं हो जाता, तब तक जिब्रान सिंधु सुकून से बैठने वाला नहीं। जिब्रान मामा की आंखों में घूरते हुए बोला, देखो अपनी जवान बहन की तरफ देखो, इस हवेली की तरफ देखो, सामने लगी अपने बाप की तस्वीर को देखो। तुम अकेले इकलौते वारस हो इस हवेली के, तुम्हारे बाद कौन सहारा इन सब का? बूढ़ा शख्स साथ ही खड़ी जिब्रान की बेवा बहन को खींचकर जिब्रान के सामने कर चुका था। जिब्रान ने एक नजर अपनी बहन की तरफ देखा और फिर कुर्सी से उठकर अपनी बहन को दिलासा देते हुए बोला, मामा जी, इनकी तरफ देख देख कर ही मेरा खून खौलता है। इस बेचारी का क्या कसूर था जिसके सुहाग को कत्ल किया गया? बाजवा खानदान की लड़ाई सिंधु खानदान से थी, ना के बहू बेटियों से। जिब्रान बेटा, मैं जानता हूँ करनी तो तुमने अपनी मर्जी ही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जरूरी नहीं कि बाजवा खानदान ही हमारा शिकार बने, हम भी तो उनका शिकार बन सकते हैं। ज़ईफ शख्स वापस कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मामा जी, क्या आपको लगता है कि बाजवा खानदान इतनी ताकत रखता है? भाई, आप मेरी हर बात मानते हैं, ये क्यों नहीं मान लेते हमारे पास आपके अलावा कौन बचा है? भाई के सीने से लगी मरियम डरते डरते बोली, हर बात मानने के लिए नहीं होती, कुछ बातों से इनकार में ही भलाई होती है। जिब्रान वहां से जाते हुए बोला, बेटा मरियम, तू ही समझा, शायद तुम्हारी बात मान ले, क्योंकि जिब्रान के सबसे करीब तुम ही हो। ज़ईफ शख्स मरियम की तरफ देखकर बोला, मरियम 26 साल की खूबसूरत लड़की है। कुछ ही माह पहले मरियम की शादी हुई थी, मगर कुछ ही माह बाद मरियम का खामन भी इस लड़ाई की भेंट चढ़ चुका था। ये है इस अल्लाह वाले का दरबार, देखो कितनी रौनकें हैं, दूर दूर तक लोग यहाँ मन्नतें मानते हैं और बाबा जी सबके दिल की मुरादें पूरी करते हैं। दाऊद शहर पहुंचते ही हरम को पीर दिलदार शान के आस्ताने पर ले आया था ताकि हरम को भी बाबा जी का मुरीद बना सके। दाऊद, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि यहाँ जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है? हरम हैरानगी से मुरीदों को यहाँ माथा रगड़ते देखकर बोली, हाँ हरम, मुझे पक्का यकीन है। उस दिन मैंने यहाँ ही दिल में दुआ मांगी थी और बाबा जी ने मेरी मुराद पूरी कर दी। दाऊद शहर में सैकड़ों मुरीदों के दरमियान बैठा आस्ताने के ऊपर बने सब्ज गुंबद की तरफ देखकर बोला, हाँ मैंने भी सुना है कि अल्लाह वाले दिल की तमाम मुरादें पूरी करवा देते हैं। मेरी पुप्पो के पीर भी बहुत पहुंचे हुए हैं, इसलिए तो मेरी पुप्पो बहुत अमीर है। हरम दाऊद की तरफ देखते हुए आस्तगी से बोली। अचानक एक मुरीद दाऊद के पास आकर बोला, भाई साहब, आप अपना नाम पता और कुछ कवायद लिखवा दें, आप नए मालूम होते हैं। नहीं, मैं तो पहले भी आ चुका हूँ, मेरी बीवी पहली बार आई है। दाऊद हरम की तरफ देखते हुए बोला, मुरीद, आपकी हाजिरी उस दिन हो गई थी क्या? जी जी, मैं उस दिन बाबा जी से मिला था, बाबा जी ने खुसूसी दुआ दी थी। दाऊद पुरजोश अंदाज में बोला, मगर आज तो आपकी हाजिरी नहीं हो सकती, आज औरतों का मखसूस दिन है, ये बहन हाजिरी लगवा सकती हैं। मुरीद एक नजर हरम की तरफ देखकर दोबारा रजिस्टर में से कुछ ढूंढने लगा। मगर मैं अकेली? हरम सवालिया नजरों से दाऊद को देखने लगी। हाँ ठीक है, हरम अकेली चली जाती है, सलाम ही तो करना है बाबा जी को। दाऊद हरम की सवालिया नजरों को देखकर बोला। मुरीद, ठीक है बहन, आप आगे चली जाएं लाइन में, और भाई साहब आप अपने कवायद लिखवा दें। जाओ हरम, वो सामने चली जाओ। मगर मैं अकेले? हरम नजरों ही नजरों में दाऊद से सवाल करने लगी। वहां सब औरतें ही हैं, हरम जाओ जल्दी वापस आना। दाऊद उस मुरीद को कवायद लिखवाने लगा और हरम धड़कते दिल और सहमी नजरों के साथ लाइन में लग गई। हरम इससे पहले कभी किसी आस्थाने में नहीं गई थी, वो बिल्कुल नहीं जानती कि सलाम कैसे करना है, कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, कोई गुस्ताखी, बाबा जी नाराज ना हो। हरम लाइन में खड़ी अपनी बारी का इंतजार करने लगी। औरतें अपनी बारी पर जाती, कोई जाते ही बाबा जी के कदमों में गिर जाती और कोई धमाल डालते डालते बाबा जी के कदमों में बैठती, कोई बाबा जी के हाथ को बोसा देती तो कोई बाबा जी के कदम चूमती। मैं क्या करूंगी, मुझे तो कुछ नहीं करना आता। क्या ऐसे दुआएं कबूल हो जाती हैं? मन की मुरादें मिल जाती हैं? मिल ही जाती होंगी, तभी तो इतने लोग हैं। हरम अपनी उन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक पीछे से धक्का पड़ा।
जल्दी जाओ, तुम्हारी बारी है, अगर नहीं जाना तो साइड पर हट जाओ। एक रोबदार जनाना आवाज हरम के कानों को सुनाई दी। हरम ने एक नजर पीछे मुड़कर देखा और फिर कांपते बदन के साथ पीर दिलदार शाह की तरफ चल दी। पीर दिलदार शाह हस्बे मामूल अपने दीवान पर आंखें बंद किए बैठा हुआ है। हरम कांपते कांपते जमीन पर बैठ गई और एक नजर इधर उधर देखने लगी। अचानक हरम थोड़ा आगे हुई और पीर दिलदार शाह के हाथ पर हल्का सा बोसा देकर वहीं बैठ गई। पीर दिलदार शाह समझ चुका था कि ये जरूर कोई नई मुरीदनी है। पीर दिलदार शाह ने अपनी आंखें खोलकर एक नजर हरम को देखा। हरम सर झुकाए बैठी कांप रही है। आगे की जानिब झुका होने की वजह से हरम के सीने से दुपट्टा उतर चुका था। पीर दिलदार शाह ने एक नजर हरम के सीने पर डाली और फिर हरम के सर पर हाथ रखकर हरम को अपनी तरफ झुकाकर बोला, जाओ बच्चा, अल्लाह तुम्हारी सब मुरादें पूरी करें, तुम्हारी सब मुश्किलात इस फकीर की दुआ से दूर हों, गरीबी के साए छुट जाएं और सुकून का सूरज तलू हो जो तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर दे। जाओ, खुश रहो। हरम वहां से उठकर आगे चली गई। इतनी दुआएं लेने के बाद हरम की घबराहट कुछ कम हुई और वो दाऊद की तरफ खुशी खुशी जाने लगी। हरम की दिली मुरादें तो पता नहीं, मगर पीर दिलदार शाह की मन की मुरादें पूरी हो चुकी थी। पीर दिलदार शाह हरम के सर पर हाथ रखकर उसको अपनी तरफ झुकाकर उसके सीने का मुकम्मल जायजा ले चुका था। कभी गुस्सा छोड़ भी दिया करें, हर वक्त चेहरे पर गुस्सा रख रख कर आप थकते नहीं है क्या? तानिया बेड पर बैठे जीशान बाजवा की टांगों पर बैठते हुए बोली। तानिया नाइट सूट पहने और होंठों पर हल्की हल्की लिपस्टिक लगाए हुए थी। रंग बिरंगे हथियारों के नमूने पूरे कमरे में लगे हुए थे। कितनी बार कहा मुझे ये चौंचले बिल्कुल पसंद नहीं। जीशान ने तानिया को घूरते हुए कहा। अच्छा, अब ये चौंचले मैं किसको दिखाऊं? तानिया बनावटी गुस्सा मुंह पर लाकर बोली, कितने फजूल टाइम है तुम्हारे पास, जाओ सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जीशान गुस्से से तानिया को अपनी टांगों से उठा देता है। तानिया मुंह बनाकर बिस्तर में लेट जाती है। फिर अचानक तानिया दोबारा जीशान की टांगों पर जीशान की तरफ मुंह करके बैठ जाती है। अब ये क्या बदतमीजी है? जीशान तानिया को इग्नोर करके मोबाइल इस्तेमाल करते हुए बोला। वही बदतमीजी जो आप कर रहे हैं। तानिया ने जीशान से मोबाइल छीन लिया और अपना मुंह जीशान के मुंह के करीब करती हुई बोली, जीशान, तुम्हें कहा ना पीछे हट जाओ, समझ नहीं आती क्या? खामोश, एकदम खामोश। अब जरा भी तू तड़ा की ना तो सारी गोलियां अंदर उतार दूंगी। तानिया पास पड़ा हुआ पिस्टल जीशान के पेट पर रखती हुई बोली, तुम्हें डर नहीं लगता तानिया? डरना उस वक्त आपको चाहिए मिस्टर जीशान बाजवा। तानिया पिस्तौल को पेट से रगड़ती हुई जीशान के होंठों तक ले आई। इसमें वाकई ही गोलियां हैं। तानिया, इसको पीछे करो। आपको क्या लगता है कि ये मजाक चल रहा है? बहुत देख लिया आपके ड्रामे। ये तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूं, मुझसे पंगा ना लिया करें। तानिया पिस्टल को अब जीशान के होंठों पर रगड़ रही है। ये चल जाएगा तानिया, चल जाने दे मिस्टर जीशान। क्या चाहती हो? हाय। तानिया ने लंबी सांस ली। चाहती तो बहुत कुछ हूं, चले पहले मुझे जोर से पकड़कर साथ तो लगाएं। अच्छा, पहले इसको तो साइड पर करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आप पर एतबार नहीं। अगर ये चल गया तो चल जाए, मुझे परवाह नहीं, मुझे जोर से पकड़ें बस। जीशान तानिया को अपनी बाहों में भर लेता है। तानिया पिस्तौल होंठों से रगड़ते हुए बोली, चले अब होंठों को थोड़ा सा खोल लें। होंठ खुलते ही तानिया जीशान के होंठों को अपने होंठों में जकड़ लेती है।